हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? सब फर्स्ट क्लास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। राइट, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कैसे मिलके बना होता है डीएनए, कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि जो डीएनए होता है एक्चुअल में वही जेनेटिक मटेरियल होता है। राइट, तो ये एनसीईआरटी है, हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, दिस वन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इसमें इन्होंने क्या बताया कि इवन तो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने की थी। वो भी मैंने बता दिया था कि उन्होंने फर्स्ट सेल्स के अंदर इसको देखा था, जिसको उन्होंने फिर न्यूक्लिन नाम दिया था। अराउंड 1853 की बात थी ये। ठीक है, फिर बोलते हैं कि बाई मिशर एंड द प्रपोजिशन फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाई मैंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। मतलब कहते हैं कि जो ये प्रपोजिशन थी मिशर की और मैंडल की, वो एक ही टाइम पे थी, सेम टाइम पे उन्होंने अपना ये प्रपोज किया था। मैंडल ने फैक्टर्स बताया था कि फैक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रैवल करते हैं। राइट, बट उन्होंने जीन टर्म नहीं दिया था उस टाइम तक। जीन टर्म, जेनेटिक्स टर्म, ये सब अननोन थे। बट दैट द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड। लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको डिस्कवर करने में काफ़ी समय लग गया और उसको प्रूव करने में भी काफ़ी समय लगा। तो 1926 में द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो मैकेनिज़्म है जेनेटिक इनहेरिटेंस की, वो मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच गई थी, क्योंकि मैंडल के टाइम में मॉलिक्यूलर लेवल तक कुछ नहीं था। केवल उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स थे पी प्लांट्स पे, और उसके बिहाफ पे ये बताया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कोई स्पेशल चीज़ कंट्रोल करती है। उसको उन्होंने मैंडल ने फैक्टर टर्म दिया। अभी बताते हैं कि जो प्रीवियस डिस्कवरीज़ हैं ग्रेगर मैंडल की, वॉल्टर सटन की, हंट मॉर्गन की, और अलग अलग तरह के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रिसर्च को काफ़ी नैरो किया टू द क्रोमोसोम्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। और ये बताया गया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन तब तक के लिए क्वेश्चन यही था कि एक्चुअल में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल है। तो अभी तक उसका कोई आंसर दिया नहीं गया था। जब ये सारे साइंटिस्ट अलग अलग अपनी थ्योरी दे रहे थे, चाहे वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हो, या फिर वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हो, या फिर वो सटन एंड बोवेरी की थ्योरी हो। राइट, फिर बाद में एक प्रिंसिपल आया, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया था। राइट, in 1928 Frederick Griffith in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो न्यूमोनिया कॉज करता है। ठीक है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इन्होंने क्या किया था, इस बैक्टीरिया के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और ये बैक्टीरिया मैंने ऑलरेडी बता दिया रिस्पॉन्सिबल है न्यूमोनिया के लिए। तो इसके विटनेस के लिए उन्होंने क्या किया था, इन मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया, उन्होंने इसको बैक्टीरिया के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कहा गया बैक्टीरिया, हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। जो बैक्टीरिया था वो क्या हो गया था, उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो गई थी व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या जिसको न्यूमोनोकोकस भी बोलते हैं, बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट। इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं, एक खाना चाहिए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तो एक मीडिया बनाया जाता है। उस मीडिया को एक कल्चर प्लेट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर डाला जाता है जहाँ पे हम स्ट्रेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो एक खाना डाल दिया, अब एक लूप होती है कुछ इस तरह की, आगे से ऐसी होती है, और इस लूप के अंदर जहाँ पे भी बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे इस लूप को बैक्टीरिया लेते हैं इस लूप से, और इस लूप को फिर यहाँ पे इस तरह से स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मीडिया के ऊपर आ जाते हैं और इसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 36 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जिस पे वो ग्रो करते हैं बहुत ही अच्छे से। राइट, तो इसके बाद में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस मीडिया पे ग्रो कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे बैक्टीरिया स्मूथ शाइनी कॉलोनीज़,
और कुछ बैक्टीरिया से जो रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस कोट, पॉलीसैकेराइड का बना होता है, वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट। माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन डाई फ्रॉम न्यूमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप न्यूमोनिया। अब यहाँ पे बात समझिए, उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया? न्यूमोकोकस, ठीक है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूमोनिया। इसके दो स्ट्रेन थे। उन्होंने देखा जब उन्होंने प्लेट पे, कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया को ग्रो किया, 2 टाइप्स के बैक्टीरिया ग्रो हुए। एक वो थे जिनके पास जो स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे थे, दूसरे वो थे जो रफ कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे थे। जो स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे थे उसको बोला गया एस स्ट्रेन ऑफ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। जो रफ कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे थे उसको बोला गया आर स्ट्रेन ऑफ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। अब जो एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन क्यों था, स्मूथ क्यों था? बिकॉज उसके पास म्यूकस रिलीज हो रहा था, और वो म्यूकस किसका बना था? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आप समझ गए, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड का बना था, जबकि इसके अंदर किसी भी तरह का म्यूकस सीक्रेट नहीं हो रहा था। और इस म्यूकस की वजह से ये जो स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन, वो कैसा था? वायरुलेंट, मतलब डेंजरस था। और ये वायरुलेंट जो स्ट्रेन था ये निमोनिया कॉज करता था, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों स्ट्रेन को फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो माइस था, माइस के अंदर में इसको डाल दिया, ठीक है। तो ये माइस है, तो वायरुलेंट वाला स्ट्रेन यहाँ पे चला गया, इसको हम ऐसे शो करेंगे। और एक ये माइस है, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, तो ये समझो कि ये माइस है, ठीक है, और एक स्ट्रेन इसके अंदर डाल दिया। तो थोड़े टाइम बाद क्या देखा गया कि जो एस स्ट्रेन वाला माइस था, जिसके अंदर एस स्ट्रेन गया था, वो माइस क्या हो गया? वो मर गया था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। लेकिन जो ये वाला माइस था जिसके अंदर आर स्ट्रेन डाला था, ये मरा नहीं था, ये लाइव था। बिकॉज जो आर स्ट्रेन था वो नॉन वायरुलेंट था। वो कैसा था? नॉन डेंजरस था, नॉन वायरुलेंट था। इससे जो बैक्टीरिया आर स्ट्रेन वाले थे, जो म्यूकस प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, जिनके अंदर पॉलीसैकेराइड नहीं था, जिनकी कॉलोनी स्मूथ नहीं थी, वो किसी भी तरह से माइस को किल करने के लिए कैपेबल नहीं थे, और माइस किल नहीं हुआ, वो लाइव रहा, ठीक है। बट इस कंडीशन में जहाँ पे एस स्ट्रेन था, जहाँ पे म्यूकस रिलीज हो रहा था, जिनकी कॉलोनी स्मूथ थी, जो वायरुलेंट स्ट्रेन था, जब उसको इंसर्ट किया गया रैट के अंदर, या कह सकते हैं माइस के अंदर, तो वो बेचारा माइस मर गया, ठीक है। अब उन्होंने इसके बाद क्या किया वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, एस स्ट्रेन को उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस मर गया। आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस नहीं मरा। ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया। ग्रिफिथ ने फिर क्या किया? बैक्टीरिया को किल कर दिया। कौन से वाले बैक्टीरिया को किल कर दिया? एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, बाई हीटिंग दैम। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। जब उसने हीट किल्ड बैक्टीरिया को माइस के अंदर डाला, तब उसने माइस का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एस स्ट्रेन कौन सा वाला? हीट किल्ड है, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस कैसा है? हैप्पी, लाइव है। फिर उसने क्या किया दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने 2 स्ट्रेन को मिक्स कर दिया। एक स्ट्रेन लिया उसने एस स्ट्रेन, जो कैसा था? हीट किल था। दूसरा स्ट्रेन लिया आर स्ट्रेन, जो कैसा था? लाइव था। इन दोनों को मिला के माइस के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया, और क्या देखा? माइस मर गया। अब वो इसको देख के एकदम शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हुआ, जब मैं केवल हीट किल्ड को ले रहा हूँ तो माइस जिंदा है, लेकिन मैं आर स्ट्रेन लाइव ले रहा हूँ तो माइस मर गया। जबकि आर स्ट्रेन तो कैसा है? नॉन वायरुलेंट है, और ये ऑलरेडी किल्ड हो चुका है, तो माइस को मरना नहीं चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हुआ। फिर उन्होंने एक कंक्लूजन किया। तो उन्होंने क्या देखा कि इंजेक्ट अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एंड लाइव बैक्टीरिया, द माइस डाइड। मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। फिर उन्होंने क्या किया? जो मरा हुआ माइस था उससे उस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। मतलब क्या था कि वो जो बैक्टीरिया था वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था हीट किल्ड वाले स्ट्रेन से। और जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, उसने क्या देखा कि जो ट्रांसफर द फ्रॉम द हीट किल्ड हैड स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ
स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोड, तो उसके इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के थ्रू जो बैक्टीरिया थे आर स्ट्रेन वाले वो कैपेबल हो गए, ठीक है, और वो पॉलीसैकेराइड को सिंथेसाइज करने लगे जो स्मूथ कॉलोनीज बनाता था, और वो क्या बन गए, वायरुलेंट बन गए। तो इसका मतलब कैसे हुआ भाई, एक स्ट्रेन है हमारे पास एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है, एक है आर स्ट्रेन, यहाँ से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ से कुछ चीज़ इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुई, क्योंकि दोनों बैक्टीरिया हैं, तो यहाँ से जो भी चीज़ इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुई वो क्या था, वो जेनेटिक मटेरियल था, और वो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर जाते ही कैसा हो गया, वो सिंथेसाइज करने लगा उस वायरुलेंट म्यूकस को, जो क्या बनाता था, स्मूथ कॉलोनी बनाता था, जो किसका बना था, पॉलीसैकेराइड का बना था, ठीक है। और बाद लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, तो उन्होंने क्या बताया, दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स। उस टाइम तक वो डिफाइंड नहीं हुई थी, फिर उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसके बाद में अब क्या हुआ, प्रायर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवरी, 3 साइंटिस्ट थे, ओसवाल्ड एवरी थे, कोलिन मैक्लियोड थे और मैकलिन मैकार्टी थे, जिन्होंने 1933 से 44 तक ये एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वाज थॉट टू बी प्रोटीन। ये सोचा गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो ट्रैवल करता है जनरेशन टू जनरेशन एंड विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एवरी टाइप ऑफ कैरेक्टर और हार्मोन्स और एंजाइम्स, दैट शुड बी प्रोटीन। तो ये सोचा गया था, बट दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए कि जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट्स था उसको कैसे बायोकेमिकली आइडेंटिफाई किया जाए। बाद में क्या पता चला, दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल्स, उन्होंने कुछ बायोकेमिकल्स को प्योरीफाइड किया। उसके अंदर कौन कौन थे, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स, और कह सकते हैं हीट किल्ड बैक्टीरिया, टू सी, देखने के लिए, विच वंस को ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स, किस चीज़ ने आर वाली सेल को, आर वाले बैक्टीरिया को एस वाले बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। उन्होंने ये फिर पता किया कि केवल अकेला डीएनए ही एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है एस बैक्टीरिया के अंदर। और उन्होंने फिर क्या देखा, दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीएज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, आरएनएज डिड नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब उन्होंने क्या किया, आरएनए से उसको ट्रीट कराया, और आरएनए ने क्या किया होगा, सारे के सारे आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया होगा, तो आरएनए का खेल खत्म हो गया। प्रोटीएज ने क्या किया होगा, सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया होगा, प्रोटीन का खेल खत्म, बचा कौन, डीएनए। और उन्होंने क्या देखा कि ये जो आरएनएज थे और प्रोटीएज थे, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को किसी तरह से इफेक्ट नहीं किया। मतलब ये साफ था कि प्रोटीन और आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया, सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए डाइजेस्टिंग विद डीएनए। जब उन्होंने डीएनए से उसको डाइजेस्ट कराया, डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, तब उसने ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट कर दिया। और फिर उन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, और डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मेशन को कॉज किया था। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो डीएनए होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है। बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस, लेकिन सारे के सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं थे, वो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था जब तक कि कुछ और सॉलिड एविडेंस ना मिल जाए। तब उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था, कंक्लूड किया था दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, तो वो थे मैकार्टी, मैक्लियोड एंड एवेरी, राइट। अब इसमें ये पूछा गया है, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज। तो जहाँ पे आपको दिखता है लास्ट में ASE, दिस वन इज़ द एंजाइम विच डिग्रेड द डीएनए, एंड डीएनएज मतलब बहुत सारे कह सकते हैं पोर्शन ऑफ द डीएनए और पार्ट्स ऑफ द डीएनए और फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, जिसको हम बोल रहे हैं डीएनएज। अब नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। एक और एक्सपेरिमेंट जो चेस का था, मराठा चेस, यहाँ पढ़ते हैं इसको।
अनइक्वोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हर कोई मानने को तैयार नहीं था कि भैया जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। उन्होंने कहा कुछ साइंटिस्टों ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, कुछ हमें सॉलिड एविडेंस चाहिए, तभी हम मानेंगे कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एल्फ्रेड हार्शे एंड चेज। हार्शे एंड चेज ने 1952 में एक वायरस होता है बैक्टीरियोफाग, उसको लेके एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके ये एविडेंट हुआ कि वाकई में ही डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दे वर्कड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाग। उन्होंने क्या किया, द बैक्टीरियोफाग जो होता है वो बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को उसके अंदर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स। उन्होंने देखा था कि ये इसका खुद का होता है तो बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स उसके अंदर मैन्युफैक्चर होंगे उस बैक्टीरिया के अंदर, बिकॉज डीएनए किसका होगा, वायरस का होगा, तो जिसका डीएनए होगा वही वायरस पार्टिकल बनाएगा। हार्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन। उस हार्शे एंड चेज ने क्या किया, डिस्कवर किया कि बैक्टीरिया के अंदर जितने भी वायरस के पार्टिकल्स बन रहे हैं क्या वो प्रोटीन से बन रहे हैं, आरएनए से बन रहे हैं या डीएनए से बन रहे हैं। तो उन्होंने देखा डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर द बैक्टीरिया। दे ग्रू सम वायरसेस, उन्होंने कुछ वायरस को उगाया, ग्रो किया मीडियम के ऊपर, जिसके अंदर क्या थे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, और दूसरे मीडियम में ग्रो किया, उसके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर था। सल्फर जो होता है वो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस जो होता है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी होता है। वायरस को जब ग्रो कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के मीडियम लिए गए, एक मीडियम सपोज करो ये है, एक मीडियम ये है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो अलग अलग जगह पे वायरस को ग्रो कराया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या देखा गया, सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। जो वायरस रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रो कर रहे हैं उनके पास कैसा प्रोटीन होगा, रेडियो एक्टिव होगा, बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं होगा बिकॉज उनके पास जो डीएनए था वो डीएनए जो था वो सल्फर कंटेन नहीं करता है, डीएनए फॉस्फोरस कंटेन करता है। तो जब उनको सल्फर कंटेनिंग मीडियम में रखा गया, यहाँ पे रखा गया वायरसेस को, तो ये सपोज करो वायरस की स्ट्रक्चर है, तो वायरस के केवल जो प्रोटीन पार्ट था वो रेडियो एक्टिव था, डीएनए वाला पार्ट रेडियो एक्टिव नहीं था बिकॉज डीएनए के पास सल्फर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो वायरस को रखा गया उसके अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल जो था वो रेडियो एक्टिव था, जो प्रोटीन पार्ट था वो रेडियो एक्टिव नहीं था बिकॉज प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रेडियो एक्टिव फेजेस, बैक्टीरियोफाग बोलते हैं, रेडियो एक्टिव फाजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई, और उनको अलाउ किया गया जिससे कि वो ई कोलाई के साथ अटैच हो पाएँ। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोड्स वर रिमूव्ड। तो जैसे ही वो इन्फेक्शन को प्रोसीड किया गया, वायरल कोड्स को वहाँ से रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एजिटेटिंग दैम इन अ ब्लेंडर। उनको ब्लेंडर में डाला गया था, उसको फिर मिक्सिंग कराई गई जिससे उनको सेपरेट किया गया, ठीक है। तो आजकल जो सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं, अब जब रिसर्च वगैरह करोगे कहीं पे जाओगे तो वहाँ पे साइंटिफिकेशंस यूज़ करते हैं, जो रिवॉल्यूशन पर मिनट का हिसाब होता है कि वो 1 मिनट के अंदर कितने राउंड या रिवॉल्यूशन पर मिनट घूमता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे हम अलग अलग कंपोनेंट्स को, जैसे आप देखते हो ब्लड के अंदर से ब्लड के कंपोनेंट्स को सेग्रीगेट किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से जितने भी मॉलिकुलर रिसर्च होती हैं या किसी भी तरह की रिसर्च है उसके अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा है कि द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग दैम इन अ सेंट्रीफ्यूज। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव। अब उन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया था जो इन्फेक्टेड था वायरस से, जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो कैसा था, रेडियो एक्टिव था, इंडिकेटिंग कर रहा था कि डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड। उसने क्या इंडिकेट किया कि डीएनए ही वो मटेरियल था जो पास हुआ था वायरस से बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस, और बैक्टीरिया जिनको उस वायरस से इन्फेक्ट किया गया जिनके पास रेडियो एक्टिव सल्फर था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स था, वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं थे। उसने क्या इंडिकेट किया कि जो प्रोटीन होता है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता ही नहीं है, क्योंकि जब वायरस बैक्टीरियोफाग बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं तो केवल अपनी जेनेटिक मैटेरियल को ही वो उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। उनका जो कोट होता है ये बाहर का, ये प्रोटीन कोट, ये बाहर ही रह जाता है, ये अंदर नहीं जाता। तो डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो ये फिर प्रूफ हो गया कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है जो पास होता है जनरेशन टू जनरेशन, और जो यहाँ पर इस केस में पास हुआ था वायरस टू बैक्टीरिया। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है ये वाला सिनेरियो, एक सिनेरियो ये है। तो ये हो गया
सिनेरियो नंबर 1 और ये हो गया सिनेरियो नंबर 2। पहला सिनेरियो है जिसके अंदर जो बैक्टीरियोफाग है ये वाला, ये प्रोटीन कैसा है, रेडियोएक्टिव प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसने इसके साथ क्या किया, इसने इसके साथ इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को। तो ये वाला कौन सा है, रेडियोएक्टिव वाला है, ये कौन सा है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे जब देखा गया इस बैक्टीरिया के अंदर कि ये रेडियोएक्टिव है कि नहीं है, तो इससे जब ये प्रोटीन कोड्स लिए गए तो उससे जितने भी वायरल पार्टिकल्स निकले वो कैसे निकले, वो रेडियोएक्टिव नहीं थे अपनी जेनेटिक मटेरियल में। केवल उनके अंदर क्या रेडियोएक्टिव था, उसके अंदर रेडियोएक्टिव क्या था, उसके अंदर रेडियोएक्टिव केवल ये प्रोटीन वाला पोर्शन था, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो रेडियोएक्टिव नहीं था। लेकिन दूसरी जगह पे जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर जब रेडियोएक्टिव डीएनए तो वो अंदर जा रहा है, तो जो डीएनए है उससे जो वायरल पार्टिकल्स बनेंगे उसके अंदर जो डीएनए होगा वो भी कैसा होगा, रेडियोएक्टिव होगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस ने बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया दैट वाज डीएनए, और यहाँ से प्रूफ हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको पढ़ लेते हैं फटाफट, दैट इज 6.2.2, इसको हाईलाइट कर देते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन, जितने भी डिस्कशन हुए, इट इज़ क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन्स versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from Hershey's experiment, ठीक है। जो अभी तक वो अनइक्वल था, मतलब क्या था कि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो वो हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया था 101%। इट बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट इज डीएनए दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, हाउएवर subsequently became clear that in some viruses RNA is the genetic material. For example, tobacco mosaic virus, क्यूबी बैक्टीरियोफाज etc, ये कुछ वायरसेस हैं जिनके अंदर RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। Answer to some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material whereas RNA performs dynamic functions of messenger and adapter has to be found from the differences between chemical structures of the two nucleic acid molecules। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो DNA है वो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है, बिकॉज DNA स्टेबल होता है, उसकी जो शुगर मॉइटी है, जो पेंटोस शुगर डीएनए के अंदर है वो है डीऑक्सीराइबोस, और उसमें OH की जगह पे केवल H है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्टेबल है आरएनए के कंपैरिजन में सॉरी। और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन जो शुगर मॉइटी होती है आरएनए के अंदर उसके अंदर OH प्रेजेंट होता है जो कि हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए आरएनए अनस्टेबल होता है। उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, चैलेंजिंग होती है अपने आप में उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करना, क्योंकि वो बहुत ही, एक तो उसके अंदर म्यूटेशन रेट बहुत फास्ट होती है, तो इसी वजह से आरएनए जो होता है वो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, केवल वायरसेस के अंदर मिलता है, क्योंकि कुछ वायरसेस हैं बिकॉज दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स, तो उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। बट ये एक अच्छा मैसेंजर है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आरएनए के अंदर एक वो प्रॉपर्टी होती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो डीएनए में नहीं होती है, और जिसको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। तो ये सोचा जाता है कि, और ये सोचा क्या जाता है, ये है एक्चुअल में कि जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था इवॉल्व हुआ था वो आरएनए ही था, क्योंकि आरएनए के अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी थी, उससे एंजाइम बने, बाद में जाके फिर वो डीएनए में कन्वर्ट हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। तो हम यहाँ पे अब पढ़ लेते हैं, ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये कहना चाहते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। कौन कौन से? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। तो जो डीएनए होता है, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है, डीएनए खुद की कॉपी बनाता है, जिसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपिंग और डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली भी स्टेबल, और ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेटिव टू आरएनए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, और उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो स्लो होने चाहिए, मतलब म्यूटेशन रेट स्लो हो, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन आरएनए के केस में तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट रेट होती है म्यूटेशन की, ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, और वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एबल होना चाहिए, किसकी फॉर्म में? मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में, जो केवल डीएनए ही करता है, क्योंकि डीएनए एक्सप्रेस जब करता है, आरएनए बनाता है, देन फाइनल प्रोटीन बनता है, और इससे अलग अलग कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं, चाहे वो आई कलर हो, फेस शेप हो, हेयर कलर हो, हाइट हो, एनीथिंग, स्किन कलर हो, एनीथिंग, राइट। इफ़ वन एग्जामिन्स each requirement one by one,
Because of rule of base pairing and complementary, both the nucleic acids have the ability to direct their duplications. ठीक है. The other molecules in the living system such as proteins fail to fulfill first criteria itself. तो ये डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. एक्चुअल में जो आरएनए है या फिर डीएनए है, ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं उस फैशन के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इनके अंदर होती है. लेकिन जो प्रोटीन है उसको बिल्कुल ही सेपरेट रखा गया है. प्रोटीन के अंदर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है. द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल. स्टेबल होना चाहिए. जैसे जैसे एज होती है, प्यूबर्टी होती है, एडोलेसेंस होता है, ओल्ड एज पे जाते हैं, तो इस एजेस के अंदर ये जो डीएनए है या जो भी हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, वो चेंज ना हो. चेंज होना ज़रूरी है बट वो स्लोली चेंज हो बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन. ठीक है. तो कहते हैं ना, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ. क्योंकि हीट करने के बाद भी वो स्टेबल था. विच किल्ड द बैक्टीरिया एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मतलब कि हीट करने के बाद बैक्टीरिया मर गया लेकिन उसकी जेनेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज नहीं हुई, कुछ हद तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई, जिसकी वजह से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया आर स्ट्रेन के साथ और फिर वो आर स्ट्रेन बन गया वायरुलेंट. This now can easily be explained in light of the DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided. मतलब ये कहना चाहते हैं, सपोज करो हमारे पास एक DNA है, दिस इज़ द डबल स्ट्रैंडेड DNA. अगर हम इसको हीट करते हैं कुछ एक्सटेंड तक, तब ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और ये सेपरेट हो जाता है. लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को कूल कर दें तो वापस से ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेता है. ये इसकी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. फर्दर, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स आरएनए लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल. तो ये कंडीशन है. आरएनए इज ऑल्सो नाउ नोन टू बी कैटालिटिक, हैंस रिएक्टिव. देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए. तो ये क्लियर है. देयरफॉर अमंग द 2 न्यूक्लिक एसिड्स द डीएनए इज अ बेस्ट जेनेटिक मटेरियल. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confers एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए. बिकॉज थाइमिन और यूरासिल में भी डिफरेंस है. जो थाइमिन होता है ये कुछ ज़्यादा ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है डीएनए को. ठीक है. इसके बारे में बताया गया. डिटेल्स डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन डीएनए एंड यू विल स्टडी दीज प्रोसेसेस इन हायर क्लासेज. जो डीएनए रिपेयरिंग होती है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेथाइलेशन वगैरह होता है. तो वो आप जब हायर स्टडीज़ में जाओगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ पे जाके इसको पढ़ोगे. बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट. दोनों ही म्यूटेशन के लिए एबल हैं. इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, उसके अंदर म्यूटेशन रेट ज़्यादा फास्ट होती है. कंसिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर. राइट. आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स. आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन में एक्सप्रेस हो सकता है और डायरेक्टली कैरेक्टर्स को भी एक्सप्रेस कर सकता है. लेकिन जो डीएनए होता है वो डिपेंडेंट होता है आरएनए के ऊपर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज इट इज़ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन सेंट्रल डोग्मा. द प्रोटीन सिंथेसिसिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए. The above discussion indicate that both DNA and RNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better. और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए कौन बेटर है, दैट इज़ आरएनए, बिकॉज ये डायरेक्टली सिंथेसाइज कर सकता है प्रोटीन को और प्रोटीन क्या करता है, वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है. तो आज के लिए इतना इनफ है. आई होप ये आपको समझ आया होगा. एक बार इसको रीड कर लेना, दिमाग में घुस जाएगा. ये जो एक्सपेरिमेंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट एग्ज़ाम. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ठीक है. तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब हम स्टार्ट करेंगे. हाईलाइट कर देते हैं अभी आरएनए वर्ड से. ओके, थैंक यू.